बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.3 हमारे डिस्कशन में। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के हम पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, और उसी सिलसिले को हमने मज़ीद आगे बढ़ाना है। और आज इब्तदा करेंगे हम पार्ट नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है ये है इंटीग्रल ऑफ 3x+2 ओवर अंडर रूट x माइनस 1। देखिए, अगर हमारे पास ऐसा होता, क्वेश्चन सिर्फ ये होता 3x+2 अपॉन x माइनस 1, तो हम यकीनन जो है वो डिवीजन की तरफ जाते हैं और हम इसको डिवाइड करके जो है वो फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में ले आते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था x+2 ओवर x माइनस 3 में, ठीक है, हमने डिवाइड किया था। लेकिन अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट मौजूद है, तो अब वो डिवीजन तो किसी सूरत में मुमकिन ही नहीं है। तो फिर उसमें वो अप्रोच इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने बाद में फिर जाके आगे एलसीएम ब्रेक किया था। यानी हमने डिनोमिनेटर को देखकर हमने ऊपर वाली टर्म को भी वैसा ही बनाया था और उसके बाद एलसीएम ब्रेक करके जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। तो ये सोचकर मैंने सबसे पहले किया ये कि ये जो हमारा न्यूमिनेटर था 3x+2, क्योंकि नीचे x माइनस 1 है, मैं चाहता हूँ ऊपर भी x माइनस 1 बने, लेकिन x माइनस 1 बनाने के लिए पहले x के साथ से ये 3 हटाना पड़ेगा, ये 2 हटाना पड़ेगा, और फिर बाद में जब ये अकेला x रह जाएगा तो इसके साथ -1 और +1 ला के फिर हम अपना मकसद हासिल कर सकेंगे। तो ये सोचकर मैंने एलसीएम ब्रेक किया। 3x के नीचे भी अंडर रूट x माइनस 1 आ गया और 2 के नीचे भी अंडर रूट x माइनस 1 आ गया। ये एलसीएम ब्रेक हो गया। अब दो टर्म्स हैं तो दोनों के साथ इंटीग्रल जो है वो लिख दिया। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 3x ओवर अंडर रूट x माइनस 1, और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 2 ओवर अंडर रूट x माइनस 1। अब यहाँ पर बेटे 3 जो है वो एज अ कोफिशिएंट मौजूद है, इस 3 को हम बाहर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये 2 जो है, इस 2 को हम बाहर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1। तो अब आप देख सकते हो कि x जो है वो अकेला हो चुका है। यहाँ पर 3x+2 था, तो हमने क्या किया, ये 2 भी डेलिबरेटली जो है इसको अलहदा कर दिया, यहाँ से ये 3 भी अलहदा कर दिया। अब ये x अकेला मौजूद है। इस x के साथ अगर ऊपर -1 आ जाए, ठीक है, तो फिर ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन खाली -1 तो नहीं ला सकते ना, फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे +1 भी लाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो एलसीएम ब्रेक करके हम जो है अपना मकसद हासिल करेंगे। तो अगले स्टेप में मैं करने ये जा रहा हूँ कि 3 यहाँ आया, ये हो गया इंटीग्रल, x के साथ मैंने लिखा -1 और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने लिख दिया +1, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो x माइनस 1 जो है वो मौजूद है। उसके बाद दूसरा वाला इंटीग्रल एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें कुछ वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझे डायरेक्ट बस अब इंटीग्रेट होने के काबिल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि x के साथ -1 है, तो इस x के साथ भी मैंने -1 लिख दिया, ठीक, और साथ फिर उसको बैलेंस करने के लिए +1 लिख दिया। अब होगा एलसीएम ब्रेक। x माइनस 1 के नीचे भी मैं डिनोमिनेटर अंडर रूट x माइनस 1 लिख दूंगा और इस 1 के नीचे भी मैं अंडर रूट x माइनस 1 जो है वो लिखूँगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 लिखना मत भूलिएगा, यह है इंटीग्रल। अब यहाँ ज़रा एलसीएम ब्रेक करने जा रहे हैं। x माइनस 1 के नीचे भी, x माइनस 1 के नीचे भी मैंने लिख दिया अंडर रूट x माइनस 1, उसके बाद जो है ये +1 हो जाएगा और 1 के नीचे भी मैंने लिख देना है अंडर रूट x माइनस 1। इसके बाद +2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1 आ गया। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर जो है एलसीएम ब्रेक कर लिया है। x माइनस 1 के नीचे भी डिनोमिनेटर आ गया और 1 के नीचे भी डिनोमिनेटर आ गया। अब उसके बाद अगले स्टेप में 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ ये x माइनस 1 से अंडर रूट x माइनस 1 आप कैंसिल करेंगे, तो ये कैंसिल होकर अंडर रूट x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपस में कैंसिल होकर ये x माइनस 1 बन जाएगा
और ये आ गया 1/√x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/√x माइनस 1 हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर x माइनस 1/√x माइनस 1 √x के बराबर कैसे हुआ। तो इसके मैं आपको बिल्कुल लॉजिक जो है वो समझा दूँ। देखिए x को अगर आप √x से डिवाइड करें, x को अगर आप √x से डिवाइड करें तो क्या आता है? √x आता है। कैसे? ये जो ऊपर वाला x है इसको जो है हम लिख सकते हैं √x इंटू √x, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी √x है, ठीक है। ये √x से √x कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाले x को √x इंटू √x कैसे लिखा? क्योंकि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम x दोनों x के ऊपर अलग अलग अंडर रूट लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है x/√x किसके बराबर होगा? ये √x के बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल वही लॉजिक है, हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में √x माइनस 1 है, ठीक है। तो ऊपर वाले x माइनस 1 को अगर मैं लिख दूँ √x माइनस 1 √x माइनस 1, तो नीचे ऑलरेडी एक x माइनस 1 मौजूद है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? √x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय √x माइनस 1, तो ये √x माइनस 1 बच जाएगा। अब उसके बाद दो टर्म्स आ चुकी हैं, दोनों के साथ इंटीग्रल की साइन लिखते हैं, लेकिन दोनों के साथ जब इंटीग्रल की साइन लिखें तो ये 3 पूरे क्वेश्चन के साथ है, तो दोनों के साथ 3 लिखना मत भूलिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 dx, फिर उसके बाद 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/√x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/√x माइनस 1, ठीक हो गया। अब आप देख लो कि हमारे पास ये पहला वाला इंटीग्रल ये तो एज इट इज़ आ गया, 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1, ये तो लिखा मैंने एज इट इज़। उसके बाद ये देखो ये दोनों इंटीग्रल बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक है। ये भी 1/√x माइनस 1 है, ये भी 1/√x माइनस 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/√x माइनस 1। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास जो है वो लिखा हुआ हो 3a प्लस 2a, ठीक है। तो दोनों के साथ a मौजूद है, तो आप क्या लिख देते हो? 5 लिख देते हो, 5a लिख देते हो। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल, तो 3 प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो आ चुका है। बस अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। बस इसमें रूल नंबर जो है वो कौन सा अप्लाई होगा? रूल नंबर जो है वो अप्लाई होगा आपका 3, जो टॉपिक नंबर 1 में हमने पढ़ा था। तो अब कैसे रूल नंबर 1 अप्लाई होगा वो देख लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ √x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 के ऊपर पावर मैंने हाफ लिख दी है, 7 हो गया dx, ठीक है। यहाँ आ गया +5, यहाँ थोड़ा सा स्टेप मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो x माइनस 1 के ऊपर रूट है, यानी x माइनस 1 के ऊपर पावर जो है वो क्या है? हाफ है, तो अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो x माइनस 1 के ऊपर पावर जो है वो क्या हो जाएगी? माइनस हाफ हो जाएगी। और अब आप देख लीजिए दोनों जगहों पर जो मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, ये दोनों इंटीग्रल जो हैं यहाँ पर फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल होगा। क्या था हमारा फार्मूला नंबर 3? फार्मूला नंबर 3 था कि अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम किसी भी ऐसे फंक्शन को जिसके ऊपर पावर मौजूद है और प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या किया जाता है कि उस फंक्शन की पावर में आप 1 ऐड करोगे और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाया करती है, यानी fx की पावर n+1 ओवर n+1, ठीक है। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल आपके जहन में आता है कि यहाँ पर x माइनस 1 की पावर हाफ है, फंक्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास x माइनस 1 मौजूद है, पावर भी हमारे पास हाफ है। डेरिवेटिव कहाँ है? तो देखिए x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है ना, और 1 तो हर जगह मौजूद है, यानी 1 में अगर यहाँ पे लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी सूरत हाल देख लीजिए, एग्जैक्टली ऐसी ही है। ये x माइनस 1 हमारे पास फंक्शन है
माइनस हाफ इसके ऊपर पावर है और ये देख लीजिए साथ डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाएगा और हम फार्मूला नंबर 3 की मदद से जो एक्सरसाइज 6.1 में हमने पढ़ा था हम आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा, ये 1 जो लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने की नीयत से लिख रहा हूँ, आप भी इनिशियली लिख लें लेकिन बाद में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये इस तरह लिखने का मतलब ये होता है कि हमें याद रहे। तो ये 3 हो गया, बस अब यहाँ पे हम रूल 3 अप्लाई करेंगे। x माइनस 1 की पावर जो है ये हो जाएगी हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5, यहाँ पर भी जो है यही रूल अप्लाई होगा। x माइनस 1 की पावर माइनस हाफ प्लस 1 ओवर माइनस हाफ प्लस 1। बस अब इसको जो है स्टूडेंट्स आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। नोट कीजिए। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 पार्ट नंबर 11 बिल्कुल सेम टेक्निक के साथ जो है वो हमने सॉल्व करना है। जैसे लॉजिक आपने वो यहाँ पर देखी थी कि हमने डिनोमिनेटर को देखकर न्यूमिनेटर में जो है वो एडजस्टमेंट्स की और यहाँ तक के कि हमारा क्वेश्चन जो है वो रूल नंबर 3 से आखिर में जाके जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पास्ट पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन आते हुए नज़र आएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का है ये पार्ट 11। इंटीग्रल होगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स मौजूद है। देखिए, अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पे ये रूट ना होता तो फिर हम डिवीजन की तरफ जाते, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट मौजूद है तो डिवीजन तो कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ x के साथ 1 ऐड हो रहा है, इसका मतलब ऊपर भी अगर x के साथ 1 ऐड कर दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह फिर एलसीएम ब्रेक करके जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट में किया था हम इसको हैंडल कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब ऊपर भी हमने 1 प्लस एक्स बनाना है तो x के साथ ये 1 हमने लिखा और इसको हमने वहीं न्यूमिनेटर में बैलेंस भी कर दिया। डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स एज इट इज लिखा। उसके बाद अब एलसीएम ब्रेक करना होगा तो हमारे पास 1 प्लस एक्स के नीचे भी डिनोमिनेटर लिख दें और इस 1 के नीचे भी डिनोमिनेटर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स, माइनस की साइन आएगी और ये हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लॉजिक बताई थी कि x को जब आप रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स आता है रिजल्ट। इसी तरह 1 प्लस एक्स को जब आप उसके रूट से डिवाइड करेंगे ना तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस की साइन आएगी और ये हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप देखो कि हमारा सिंप्लीफाई हो गया।
अब दो टर्म्स बन चुकी हैं, ये दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल की साइन हम लिखते हैं। तो पहला हिस्सा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 + x, ठीक है, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/√1 + x, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन दो हिस्सों में बढ़ चुका है और बस अब 2-3 स्टेप्स में ये सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर भी रूल नंबर 3 फंक्शन पावर डेरिवेटिव वो रूल ही इस्तेमाल होगा। कैसे? जो पहला हिस्सा है हमारे पास इंटीग्रल √1 + x, उस अंडर रूट को मैं लिख देता हूँ पावर हाफ, उसके बाद प्लस की साइन आएगी। ये जो दूसरा इंटीग्रल है 1 + x पर रूट है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 + x के ऊपर पावर हाफ है, ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? -हाफ हो जाएगी। तो ये हो गया 1 + x की पावर -हाफ, ठीक है। तो 1 + x की पावर हाफ होगी रूट की वजह से, ऊपर शिफ्ट होकर उसकी पावर -हाफ हो गई। अब आप देख लो वाज़े तौर पे कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो रूल नंबर 1 इस्तेमाल होगा। ये फंक्शन है 1 + x, इसके ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है हाफ, ठीक है, और साथ डेरिवेटिव मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी ये फंक्शन है 1 + x, इसके ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है -हाफ, और ये देखिए साथ डेरिवेटिव मौजूद है। तो सिंपल हमने जो है वो रूल इस्तेमाल करना है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर एक सर्टेन पावर है, ठीक है, साथ प्रोडक्ट में डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या होगा कि उस फंक्शन की पावर में आप 1 ऐड कर दोगे और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये रूल अप्लाई होना है और इस रूल की मदद से हमने इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देना है। जी, तो हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन में बस ये रूल नंबर 3 फंक्शन पावर डेरिवेटिव ये रूल इस्तेमाल होना है, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पर 1 + x फंक्शन है, इस पर पावर हाफ है और साथ डेरिवेटिव 1 मौजूद है, क्योंकि 1 तो हर जगह मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 + x है, इस पर पावर है और हम कह सकते हैं कि 1 + x का डेरिवेटिव 1 यहाँ मौजूद है, ठीक है। आपको इस तरह ये 1 जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपको बाद में भी याद रहे कि क्यों ये रूल जो है वो इस्तेमाल किया था। तो बस अब यहाँ पे ये रूल अप्लाई करेंगे। तो 1 + x की पावर जो है ये हाफ +1 और डिनोमिनेटर में भी हाफ +1, फिर प्लस की साइन आएगी। यहाँ पर भी आप रूल अप्लाई कर दोगे कि फंक्शन की जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड किया जाता है और वही पावर डिनोमिनेटर में आती है। तो इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है और इसको जस्ट अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास 1 + x है, एलसीएम लीजिए तो 1 + 2/2 यानी पावर बन जाएगी 3/2 और डिनोमिनेटर में भी हो गया 3/2, ठीक है। एलसीएम होगा तो 1 + 2/2 बनेगा, 3/2 बन जाएगा। प्लस की साइन आई, यहाँ पे 1 + x की पावर हाफ, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। रूल नंबर जो है वो 3 अप्लाई हो रहा है। फंक्शन था हमारे पास, उसके बाद पावर थी और साथ डेरिवेटिव था, तो फंक्शन की पावर n+1/n+1, ठीक है। सॉरी, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम इधर भी रूल अप्लाई कर चुके हैं। ये 1 + x मौजूद था, इसके ऊपर पावर है और साथ डेरिवेटिव है, तो ये फंक्शन की पावर n+1/n+1। अब इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1 + x जो है -हाफ +1, -हाफ +1 का मतलब ये हुआ कि 1 में से आप हाफ माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से आप हाफ माइनस करें तो हाफ ही आता है ना। अगर इस तरह ये बात समझ में नहीं आती तो आप जो है वो एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? -1 + 2/2, और -1 + 2/2 भी किसके बराबर होगा? हाफ के बराबर, ठीक है। तो बस ये है कि मैं डायरेक्ट कर लिया करता हूँ। तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में पावर आ गई हाफ और डिनोमिनेटर में भी पावर हाफ आ गई। अब क्या होगा कि ये पावर्स हैं
ये तो खैर पावर्स तो अपनी जगह रहेंगी। ये जो हमारे पास जी, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये फ्रैक्शंस है, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएंगे, ये 2 इधर शिफ्ट हो गया और ये यहाँ से 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आ गया 2/3 1 + x टू दी पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स ये 2 ऊपर चला गया और ये 1 + x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये था बेटे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कमोबेश जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने उसमें ट्रिक एक ही चल रही है कि उसमें हम जो है वो उसको फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं एलसीएम के ज़रिए से, और उसके बाद फिर जो है वो हम उसका जो भी रूल होता है उसके मुताबिक उसको जो है वो इंटीग्रेट जो है वो कर लिया करते हैं। तो ये था क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11। इसके बाद पार्ट नंबर 11 के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 12। अच्छा, पार्ट नंबर 12 से हमारे पास क्वेश्चंस की जो नेचर है वो तब्दील हो रही है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने इब्तदा की ना, तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हुए रूल नंबर 3 से, फंक्शन पावर डेरिवेटिव से। उसके बाद चंद क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आए कि जिसमें हमने फ्रैक्शंस को ब्रेक किया। अब यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देखेंगे 3 to 4 क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन की अपनी एक ट्रिक है, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी, यानी किस तरह के क्वेश्चन होंगे। यानी होता ये था इससे पहले कि फंक्शन मौजूद होता था, पावर होती थी और साथ उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव मौजूद होता था। अब यहाँ एग्जैक्ट जो डेरिवेटिव है उसमें कुछ गड़बड़ की गई है, ठीक है। तो देखते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है। क्वेश्चन बहरहाल बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 और वो है पार्ट नंबर 12। इंटीग्रल है हमारे पास x² और अंडर रूट है 4 + x। अब इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करें, देखिए हमारे पास सूरत हाल इस वक्त कुछ ऐसी है कि अगर मैं 4 + x को फंक्शन मान लूँ, क्योंकि ये फंक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो पावर मौजूद है। पावर कितनी मौजूद है? हाफ पावर जो है वो मौजूद है। अब होना क्या चाहिए था कि अगर मैं इसको फंक्शन मान रहा हूँ और इस पर जो है वो पावर है, तो अब साथ में डेरिवेटिव होना चाहिए था। तो 4 + x का जो डेरिवेटिव होता है वो तो 1 हो जाता है। तो 1 यहाँ पर तो चले मौजूद है, लेकिन हमारे पास ये x² एडिशनल आ गया है। यानी हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ क्या थी? 1 थी, क्योंकि फंक्शन 4 + x था, इसका डेरिवेटिव सिर्फ हमें 1 चाहिए था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे ना हमारे सामने, लाइन से 4-5 क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, उसमें हमारी नीड जो होगी उससे एक्सेस टर्म्स मौजूद होंगी। तो हमें करना ये होगा कि वो जो एक्सेस टर्म्स है ना, उनको भी जो है वो एल्जेब्रिकली हैंडल करना होगा, और जब जाके हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई होगा। जाहिर सी बात है, लफ्ज़ी सूरत में ये बात सिर्फ समझ में नहीं आ सकती, अल्फाज की सूरत में मैं प्रैक्टिकली अभी आपके सामने करता हूँ तो बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले तो काम हम वही करेंगे, 4 + x जो है वो हम उसको सपोज़ करेंगे। तो 4 + x को जो है वो हमने सपोज़ कर लिया कि वो y के बराबर है और इसका होगा डेरिवेटिव। इसका होगा डेरिवेटिव, तो 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सॉरी गलत कहा मैंने, 4 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये चूँकि x वाली साइड है तो dx लिख देंगे और y वाली साइड पे dy लिख देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0 + 1 तो सिंपल 1 हो जाएगा, यानी dx किसके बराबर हो जाएगा? dy के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये हम डायरेक्ट लिखेंगे। 0 + 1 डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। x वाली साइड है तो साथ dx आ गया और y वाली साइड है तो dy आ गया। अगर आप समझते हो कि ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमारे पास जो है dx बराबर हो जाएगा dy। अब ये जो हमारी सपोजिशन हुई है ना, इसको हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस, और क्वेश्चन में जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस वक्त है अंडर रूट
क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 + x और dx। अब आप देखो मैं वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। देखो हमारे पास सबसे पहले 4 + x, इसको ये हम सपोज कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। dx, इसको हमारे पास ड्राइव कर चुके हैं हम कि ये किसके बराबर है, dy के बराबर है। तो यहाँ दोनों जगह तो मैं पुट कर दूंगा, 4 + x की जगह मैं y पुट कर दूंगा और dx की जगह जो है वो मैं dy पुट कर दूंगा। एक जगह ये हमारे पास x रह जाएगा, बाकी जगह जो है वो वेरिएबल आ जाएगा y। यानी ये सूरत हाल हो जाएगी ना कि अगर मैं x² को एज इट इज़ रहने दूँ, 4 + x की जगह जो है वो y आ गया और dx की जगह dy आ गया। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आधा x में और आधा y में हो जाएगा, जो कि यकीनन पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या करना है, तो फिर करना ये है कि ये जो x² है ना, इसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब x² की वैल्यू कहाँ से आए या x की वैल्यू कहाँ से आए, क्योंकि अगर आपके पास x की वैल्यू भी आ जाती है और वो आप x की वैल्यू यहाँ पर इधर पुट कर देते हो तो आपका मसला हल हो सकता है। तो x की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो ये आप इनिशियल अपनी सपोजिशन देख लीजिए। आपने एज्यूम किया था कि आपका ये जो 4 + x है ये बराबर है y के, तो आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पुट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा y - 4 के। ठीक है, तो ये जो हम 3-4 लाइन से क्वेश्चंस करेंगे इसमें मामला कुछ ऐसे ही होने वाले हैं। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब आप देखें सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो आ चुकी हैं। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले ये होगा इंटीग्रल ऑफ x की वैल्यू, वो हमने निकाली है, वो है y - 4, उसका आ गया स्क्वायर, फिर रूट के अंदर 4 + x, तो 4 + x इक्वल है y के, और उसके बाद dx ये बराबर हो गया dy। तो अब आप देख सकते हो कि आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो y की टर्म में जो है वो आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा a² - 2ab, या एक काम कर लेते हैं, स्टेप्स कर लेते हैं, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स के लिए जो है ये डिफ़िकल्टी का बायस बनता है। तो y - 4 का होल स्क्वायर है, तो y - 4 होल स्क्वायर देखिए किसके बराबर होगा, ये होगा a² - 2ab और प्लस b²। ठीक है, a² - 2ab + b², यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, y² - 8y + 16 के। ठीक है, तो आप भी अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये रफ में कैलकुलेशन कर लें। तो y² - 8y + 16, और ये जो अंडर रूट y था इसको लिख दिया मैंने y की पावर हाफ। अब उसके बाद होगा क्या कि हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये y की पावर हाफ जो है इसे आप y² से भी मल्टीप्लाई करोगे, इस y की पावर हाफ को आप y से भी मल्टीप्लाई करोगे, और इस y की पावर हाफ को जो है आप 16 से भी जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, पावर्स जो हैं वो उनको सॉल्व किया जाएगा, और उसके बाद फिर सिंपल जो है हमारे पास रूल नंबर 1 की मदद से जो है, जो टॉपिक नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा था, उससे हम इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ y² इंटू y टू द पावर हाफ आ गया, यानी y की पावर हाफ जाके y² से मल्टीप्लाई हो गई, फिर -8y आया, y की पावर हाफ आ गई, उसके बाद +16 और y की पावर हाफ। तो इस तरीके से ये हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब देखो यहाँ पर सिमिलर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर दोनों सिमिलर एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर y² है और y की पावर जो है वो हमारे पास हाफ है। इन दोनों को चलें एक काम करते हैं, अगर सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे किए तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो ये अलजेब्रिक जो कैलकुलेशन है ये हम रफ में कर लेते हैं, ये एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसा इसका इशू जो है वो नहीं है। तो एक है हमारे पास y², ये देख लीजिए, और एक है y की पावर हाफ। तो सेम एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाया करती हैं।
यानी 2 + 1/2 हो जाएगा। 2 + 1/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम होगा ना, तो ये हो जाएगी y की पावर 2 × 4 + 1/2, यानी ये y की पावर क्या बन जाएगी 5/2। ठीक है, तो ये पहली टर्म हो गई y टू द पावर 5/2। फिर उसके बाद -8 आया। अब यहाँ पर भी देख लो ऐसी ही सूरत हाल है, एक y की पावर जो है वो 1 है और एक y की पावर जो है वो हाफ है। सेम एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी पावर्स भी जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो इनकी पावर्स को ऐड करना है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 1 + हाफ। एलसीएम होगा तो क्या बन जाएगा 2 + 1/2, और 2 + 1/2 का मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगी y की पावर जो है वो 3/2। तो -8 y टू द पावर 3/2 + 16 × y टू द पावर 1/2। अब आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन जो है वो कितनी सिंपल फॉर्म में आ गया। 3 टर्म्स आ गई हैं हमारे पास, ठीक है ना, और y टू द पावर 5/2 -8 y टू द पावर 3/2 और +16 y टू द पावर हाफ। अब 3 टर्म्स हैं, हर टर्म के साथ अलग अलग इंटीग्रल की साइन लिख देते हैं। तो y टू द पावर 5/2 dy आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ 8 y टू द पावर 3/2 + 16 इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ 16 y टू द पावर हाफ। अब आप देख सकते हो कि जिन वेरिएबल्स के साथ जो है वो कोफिशिएंट है उनको बाहर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से 16 बाहर जाएगा, यहाँ से जो है वो 8 को जो है आप बाहर शिफ्ट करोगे। तो हमारे पास ये हो गया इंटीग्रल ऑफ y टू द पावर 5/2 dy, 8 बाहर चला गया, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ y टू द पावर 3/2, उसके बाद प्लस 16 इंटीग्रल ऑफ y टू द पावर 1/2। तो बस अब आप देख सकते हो कि हर जगह जो है वो रूल नंबर 1 ये कह लें, फार्मूला नंबर 1 कह लें, जो हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ा था, x टू द पावर n का फार्मूला। यानी अगर x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है तो उसका इंटीग्रल क्या होता था 1/n + 1 x टू द पावर n + 1। तो अब ये फार्मूला जो है वो हर जगह जो है वो अप्लाई करोगे, लेकिन जब ये अप्लाई कर दो फार्मूला, सिंप्लीफाई कर दो, तो ये इनिशियल सपोजिशन जो है ये इसको मत भूलना। वापस जो है तुम्हें क्या करना होगा कि y की जगह जो है वो 4 + x पुट कर देना होगा, तो आंसर मिल जाएगा। होप सो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, नोट कीजिए और बाकी इसको कंप्लीट कीजिए। तो इसको बेटे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। 2-3 क्वेश्चन और हैं जो इसी टाइप के होंगे कि यहाँ पर फंक्शन भी मौजूद होगा, पावर भी मौजूद होगी, लेकिन साथ हमारी ज़रूरत से ज़्यादा टर्म्स मौजूद होंगी। तो वो जो ज़रूरत से ज़्यादा टर्म्स हैं उनको भी फिर हमने रिप्लेस करना होगा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये जो हमारी इनिशियल सपोजिशन होगी ना, उसका हम फ़ायदा उठाएंगे और उससे उस वेरिएबल या टर्म की वैल्यू निकाल कर उससे जो है वो रिप्लेस कर दिया करेंगे। अभी आप 1-2 क्वेश्चन और इस तरह के करोगे तो आपको बात जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।